आज के वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगी फेलुदा सीरीज़ की अगली कहानी द एम्परर्स रिंग। कहानी है एक बहुमूल्य अंगूठी की। वो अंगूठी जो एक ज़माने में औरंगज़ेब की हुआ करती थी। क्या है ये कहानी, सुनते हैं मेरी यानी गरिमा की आवाज़ में। कहानी की शुरुआत होती है जब फेलुदा अपने कज़न तोपशे और अपने भाई के साथ लखनऊ घूमने आते हैं। ये लखनऊ में जिनके घर में आए हैं रहने के लिए, उनका नाम है धीरू काका। इनका बहुत सुंदर सा बंगला है मेन रोड पे और बहुत एक्साइटेड है तोपशे और फेलुदा कि वो लखनऊ में जितनी भी देखने वाली जगह हैं, जैसे भूल भुलैया, रेसिडेंसी और भी जो जगह हैं इम्पॉर्टेंट यहाँ की, वो यहाँ पर घूमेंगे आके। धीरू काका के साथ बैठे सब लोग शाम की चाय पी रहे थे। तभी वहाँ पे एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हैं, हड्डियों के डॉक्टर, जिनका नाम है डॉक्टर श्रीवास्तव। वो बड़े घबराए हुए से उनसे मिलने आते हैं। फेलुदा उन्हें बहुत ध्यान से देख रहे थे। वो बताते हैं कि पिछली रात उनके घर में कुछ डाकू घुस आए थे। डाकू का नाम सुन के सारे चौंक जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि शायद वो मामूली चोर ही हों, लेकिन उन्हें पता है कि वो क्या चुराने आए थे। वो चुराने आए थे औरंगज़ेब की वो बहुमूल्य अंगूठी जो डॉक्टर श्रीवास्तव के पास है। डॉक्टर श्रीवास्तव के एक बहुत ही अमीर पेशेंट थे। वो यहीं लखनऊ के रहने वाले थे। उनका नाम था प्यारे लाल। उनके पास ही थी यह औरंगज़ेब की बहुमूल्य अंगूठी जो उन्होंने सालों पहले खरीदी थी। जब डॉक्टर श्रीवास्तव उनका इलाज कर रहे थे, उनकी पैरों में कुछ प्रॉब्लम थी, तब वो इतने खुश हो गए डॉक्टर श्रीवास्तव के इलाज से कि उन्होंने अपनी अंगूठी उतार के उनको भेंट दे दी। लेकिन जब ये अंगूठी उन्होंने डॉक्टर श्रीवास्तव को दी, तब वहाँ पर आसपास कोई भी नहीं था। और डॉक्टर श्रीवास्तव कहते हैं कि जिस तरह से प्यारे लाल ने उन्हें अंगूठी दी, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो इस अंगूठी से छुटकारा पाना चाहते हैं। ये बात उनको बहुत सालती रही। फिर इनके इलाज के लगभग 1 महीने के बाद ही प्यारे लाल का निधन हो गया। प्यारे लाल के जो नौकर था, उन्होंने डॉक्टर श्रीवास्तव को फ़ोन किया। उन्हें हार्ट अटैक आया था। उन्हें पहले भी हार्ट अटैक आ चुका था। ये दूसरा हार्ट अटैक था। जब डॉक्टर श्रीवास्तव वहाँ पहुँचते हैं तो प्यारे लाल बहुत घबराए हुए थे और वो बार बार स्पाई स्पाई ऐसे करके कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे। डॉक्टर श्रीवास्तव समझ नहीं पाते कि वो स्पाई से क्या जासूस किसी के बारे में बताना चाह रहे हैं, और ये कहते कहते ही प्यारे लाल स्वर्ग सिधार जाते हैं। डॉक्टर श्रीवास्तव जो अपने घर में अकेले रहते हैं, पिछले 2 महीनों से वह अंगूठी उनके पास है। उन्होंने अपने कई दोस्तों को, रिश्तेदारों को वह अंगूठी दिखाई है। शायद किसी ने यह बात बाहर फैला दी हो और कुछ लोग उन्हें चोरी करना चाह रहे हों। डॉक्टर श्रीवास्तव बताते हैं कि ऐसे तो उनके मोहल्ले में बिहारी बाबू रहते हैं, जिसके कारण उनके मोहल्ले में कोई चोरी नहीं करता। फेलुदा पूछते हैं कि क्या बिहारी बाबू कोई पुलिस इंस्पेक्टर हैं, तो वो हंसने लगते हैं। कहते नहीं, पुलिस इंस्पेक्टर तो नहीं है, लेकिन उनके पास कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से कोई भी आदमी हमारे मोहल्ले में चोरी करने नहीं आता। उनके घर में बहुत ही खूंखार जानवर रहते हैं। ये सुन के सब चौंक पड़ते हैं। तब डॉक्टर श्रीवास्तव बताते हैं कि बिहारी बाबू दरअसल एक शिकारी हुआ करते थे और वो शिकार करके जो जानवर पकड़ते थे उसको एक्सपोर्ट कर देते थे फ़ॉरेन में। फ़ॉरेन में ज़ू में, सर्कस में वो जानवर बेचा करते थे। कुछ ऐसे जानवर थे जो उनको भी बहुत पसंद थे। उन्होंने अपने घर में ही एक छोटा सा ज़ू बनवा रखा है और उसमें वो जानवर रहते हैं। उनके घर में लकड़बग्घा, लोमड़ी, बड़े बड़े स्पाइडर, एलिगेटर जैसे जानवर हैं और एक चीता भी है। तो चोर जो हैं वो उनके मोहल्ले में आने से डरते हैं, क्योंकि सबको शक है कि वो जानवर जो हैं, उनके जो पिंजरे हैं वो इतने मजबूत नहीं हैं। उनके घर में एक बहुत बड़ा सा हाउंड डॉग भी है जो उस घर की रखवाली करता है। इसीलिए उनके मोहल्ले में कोई भी चोर उचक्का आने की हिम्मत नहीं करता। ये ऐसा पहली बार ही हुआ है जब डॉक्टर श्रीवास्तव के घर में किसी ने चोरी करने का प्रयास किया था। डॉक्टर श्रीवास्तव बार बार अपनी परेशानी धीरू काका को बताने लगते हैं कि वह किस तरह से परेशान हैं, वो अपनी अंगूठी को किस तरह से चोरों से बचाएं। तब धीरू काका उनसे कहते हैं कि वो बैंक के सेफ में अपनी अंगूठी क्यों नहीं रख देते। इससे वो कहते हैं कि नहीं, वो अपनी अंगूठी कई लोगों को दिखाना भी चाहते हैं, फिर ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए वो परेशान है कि वो अपनी अंगूठी को कैसे बचाएं।
धीरू काका उनकी मदद करने के लिए कहते हैं कि वो ये अंगूठी अपने घर में गोदरेज की लॉकर में रख देंगे, जिससे कि उनकी अंगूठी सेफ रहेगी और जब उनका यह डर ख़त्म हो जाए तब उनसे वह अंगूठी ले सकते हैं। ये सुनकर डॉक्टर श्रीवास्तव बहुत खुश हो जाते हैं। वो खुशी खुशी अंगूठी निकाल कर धीरू काका को देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जब वो वहाँ से चले जाते हैं तो फेलुदा कुछ देखकर चौंक जाता है। उस कमरे की बड़ी सी खिड़की थी जो खुली हुई थी और वहाँ से सड़क बिल्कुल साफ दिखाई देती थी। कमरे में रोशनी भी बहुत तेज थी। वह तोपशे से कहता है कि हम लोग को यह खिड़की बंद कर देनी चाहिए थी। जब डॉक्टर श्रीवास्तव धीरू काका को वह अंगूठी दे रहे थे तो कहीं कोई बाहर से देख ना रहा हो। तोपशे भागते हुए गेट पर जाते हैं। डॉक्टर श्रीवास्तव की गाड़ी निकलती है और उसके ठीक पीछे एक काले रंग की गाड़ी जाती है। तोपशे से कहते हैं फेलुदा कि गाड़ी जरूर यहीं कहीं खड़ी थी, क्योंकि ड्राइवर ने गियर पहली बार यहीं लग रहा है बदले हैं गाड़ी मोड़ते हुए। तभी ये देखते हैं कि दरवाजे के बगल में किसी ने पान खा के थूका है और वहाँ पर एक जलती हुई सिगरेट का बट भी पड़ा है। फेलुदा को अब यकीन हो जाता है कि जरूर यहाँ से खड़े होकर कोई खिड़की के अंदर देख रहा था। फेलुदा अंदर जाते हैं, खिड़की बंद करते हैं और धीरू काका से कहते हैं कि उन्हें वह अंगूठी दिखाएं। धीरू काका वह अंगूठी लाके तोपशे को देते हैं। तोपशे वह अंगूठी बड़े ध्यान से देखने लगता है, फिर वह अंगूठी फेलुदा को दे देता है। फेलुदा देखते हैं कि उस अंगूठी में बीचों बीच एक बड़ा सा हीरा लगा है। उसके चारों तरफ पन्ना लगा है, चुन्नी लगी है और अंगूठी सच में ऐसी है कि एक बार कोई उसे देख ले तो उस पर से नज़र नहीं हटे। फेलुदा वह अंगूठी संभाल कर धीरू काका को वापस कर देते हैं और धीरू काका वह अंगूठी जाके सेफ में रखाते हैं। अगले दिन इन सब का प्रोग्राम बनता है भूल भुलैया घूमने जाने का। भूल भुलैया जाते हैं तोपशे, फेलुदा, तोपशे के पापा और धीरू काका। ये लोग भूल भुलैया घूम रहे थे, तभी इनकी मुलाकात वहाँ पर होती है बिहारी बाबू से। बिहारी बाबू को धीरू काका बहुत अच्छे से जानते थे। ये सारे कहते हैं कि उन लोग का बहुत मन है कि वो आके बिहारी बाबू का कभी जू देखें। भूल भुलैया घूमते घूमते फेलुदा अचानक पीछे छूट जाते हैं और तोपशे सबके साथ आगे निकल जाता है। तब अचानक तोपशे देखता है पीछे पलट के कि फेलुदा तो वहाँ है ही नहीं। भूल भुलैया के बारे में नाम है कि अगर कोई वहाँ पे गलियारों में खो जाए तो बिना गाइड के वो बाहर नहीं आ सकता। वो वहीं उन पैसेजेस में घूमता रह जाएगा। जो पहले नवाब थे वो अपनी रानियों के साथ यहाँ पर लुका छिपी खेला करते थे। लेकिन कुछ ही देर में फेलुदा वापस से मिल जाते हैं तोपशे को और ये लोग आगे चल देते हैं। इन लोग बाहर निकलते हैं वापस जाने के लिए, तभी वहाँ पर डॉक्टर श्रीवास्तव आ जाते हैं। डॉक्टर श्रीवास्तव इन लोग को बताते हैं कि ये मिलने गए थे धीरू काका से उनके घर। तभी उन लोग को मालूम पड़ता है कि ये लोग भूल भुलैया आए हुए हैं, इसलिए वो भी इनके साथ यहाँ पर आ गए। सारे मिलकर अब जाते हैं वो जू देखने के लिए जो बिहारी बाबू के घर में था। जू में सच में बहुत डरावने जानवर थे। लकड़बग्घे, लोमड़ी, बड़े बड़े मगरमच्छ थे, सांप थे। वहाँ पे एक रैटल स्नेक भी था जिसकी पूंछ से टिकिट टिकिट आवाज़ आया करती थी। दरअसल जो रैटल स्नेक होता है उसकी पूंछ पे एक झुंझुना जैसा बना होता है। जब भी वह चलता है तो वो जो उसकी पूंछ जो कि आखिरी छोर होता है वो ऐसे आवाज़ करता है जैसे किसी बच्चे का झुंझुना बज रहा हो, इसीलिए उसे रैटल स्नेक कहते हैं। सारे जानवर देखकर तोपशे तो बहुत एक्साइटेड हो जाता है। अचानक वहाँ पर जो लकड़बग्घा होता है वो हूँ हूँ करके रोने लगता है। ये सब देख के बिहारी बाबू बड़े खुश थे। उन्हें अपने जानवरों से हद से ज़्यादा प्यार था। वहाँ पर एक बहुत बड़ी सी बिल्ली, जो कि एक छोटा चीता भी कह सकते हैं, वो भी थी। फेलुदा ये सब बड़े ध्यान से देख रहे थे। डॉक्टर श्रीवास्तव भी उन्हें बहुत मज़ेदार बातें वहाँ बता रहे थे। चाय पी के और लखनऊ की मशहूर मिठाइयाँ खा के सारे अपने घर लौट आते हैं। जब घर आते हैं तब वहाँ पे जो इनका नौकर होता है धीरू काका का, वो इन लोग को बताता है कि डॉक्टर श्रीवास्तव इनसे मिलने आए थे और साथ ही एक साधु बाबा भी आए थे। साधु बाबा? साधु बाबा को तो कोई धीरू काका जानते ही नहीं थे। ये सुनते ही फेलुदा के कान खड़े हो जाते हैं और वह कहते हैं धीरू काका से कि पहले आप वो अंगूठी चेक करिए। जब ये लोग अलमारी खोलते हैं अंगूठी का डिब्बा तो वहीं पे होता है, लेकिन उसमें अंगूठी नहीं होती। अंगूठी की चोरी हो गई होती है। ये देखते ही धीरू काका बहुत परेशान हो जाते हैं। उन्होंने बहुत विश्वास में लेकर डॉक्टर श्रीवास्तव की वह अनमोल अंगूठी अपने पास रखी थी, लेकिन अब वह चोरी हो जाती है। धीरू काका और तोपशे के पापा
मिलकर पुलिस स्टेशन जाते हैं और इसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाते हैं। अगले दिन डॉक्टर श्रीवास्तव को जब यह बात मालूम पड़ती है तब वो बहुत ही उदास हो जाते हैं। लेकिन फेलुदा, उन्हें तो चिंता थी कि आखिर अंगूठी चुराई किसने, आखिर वो कौन साधु के भेष में चोर उनके घर में आया था। इसकी जानकारी इकट्ठा करने के लिए वो पास की पान की दुकान पे जाते हैं और उसे पूछने लगते हैं कि क्या कल कोई बाबा यहाँ आया था जिसने यहाँ से पान खरीदा हो। तभी वहाँ पे पास में एक बैठे भिखारी उन्हें बताता है कि हाँ, कल इस दुकान के पास में एक बाबा ज़रूर खड़ा था, उसने पान भी खाया था, उसने काले रंग का चश्मा पहना था और एक अटैची भी हाथ में ली हुई थी। वो उधर टांगा जिधर खड़े होते हैं वहाँ पर गया था। तुरंत फेलुदा टांगे वालों के पास जाते हैं और कई टांगे वालों से पूछते हैं कि उसका हुलिया बता के कि क्या कोई साधु ऐसा वहाँ आया था। तब एक टांगा वाला कहता है कि हाँ, एक साधु आया था और वो उसको रेलवे स्टेशन छोड़ने गया था। फेलुदा तुरंत टांगे पे सवार हो जाते हैं और फ़ौरन वो रेलवे स्टेशन की तरफ चल देते हैं। रेलवे स्टेशन पे जाके ये कई लोगों से उस साधु का भेष बता के पूछताछ करते हैं। तब जो वहाँ वेटिंग रूम था उसका जो गार्ड था वो कहता है कि हाँ, इस तरह का एक साधु काला चश्मा लगा के और अटैची लेके वेटिंग रूम के बाथरूम में गया था। फेलुदा पूछते हैं फिर? बोला फिर उसने उसको नहीं देखा, ना जाने वो कहाँ चला गया। ये सुनकर फेलुदा बाहर आ जाते हैं। जब फेलुदा बाहर आते हैं तो वहाँ पर एक टांगे के ऊपर काफ़ी फूल सजा के किसी पिक्चर का, हिंदी फिल्म का एडवर्टीज़मेंट हो रहा था और वहाँ पे लोग पर्चे उछाल रहे थे कि आप ये पिक्चर देखने के लिए पिक्चर हॉल में आइए। तभी एक मोड़ा हुआ पर्चा कोई फेलुदा के मुंह पे फेंकता है। फेलुदा चौंक जाते हैं। वह झुक के वो कागज़ उठाते हैं तो पान की पीक से उस पर लिखा था, सावधान रहो। ये सुन के फेलुदा चौंक जाते हैं। आखिर कौन वो आदमी था जो उनके ऊपर ऐसे कागज़ फेंक के गया। वो इधर उधर हर तरफ देखते हैं लेकिन वहाँ इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई थी कि वो देख नहीं पाते कि आखिर वो कागज़ किस तरफ से आया था। तोपशे भी अब परेशान हो जाता है कि आखिर कोई उनको छुप कर देख ज़रूर रहा है। फेलुदा को यहाँ पर महावीर बाबू की याद आती है। महावीर बाबू प्यारे लाल के बेटे थे, वही प्यारे लाल जो अंगूठी डॉक्टर श्रीवास्तव को देके मर गए थे। इनके जो बेटे थे महावीर बाबू, वो एक्टर थे बॉम्बे में। पहले वो मिलिट्री में थे, वो 4 साल मिलिट्री में रहे और सुना था कि वो बहुत ही शार्प शूटर थे उसमें, लेकिन उनका पैशन एक्टिंग था। प्यारे लाल ने, उनके पिता ने उनके लिए इतना पैसा छोड़ रखा था कि उन्हें कमाने की चिंता नहीं करनी थी, इसीलिए वो अपना पैशन पूरा करने के लिए मुंबई चले गए थे और वहाँ पर जाके वो एक्टिंग करते थे। फेलुदा को शक होता है कि कहीं अपने पिता की अंगूठी लेने के लिए उन्होंने ही तो चोरी नहीं की, वो एक एक्टर हैं, कहीं उन्होंने साधु का गेटअप बना के वो चोरी को अंजाम तो नहीं दिया। इस बात की पूछताछ करने के लिए वो फिर से डॉक्टर श्रीवास्तव के पास जाते हैं। वो डॉक्टर श्रीवास्तव से पूछते हैं कि इनका रिश्ता कैसा था। वो बताते हैं कि रिश्ता तो बहुत अच्छा था प्यारे लाल का और उनके बेटे का, और प्यारे लाल बाबू ने अपनी सारी प्रॉपर्टी भी अपने बेटे के नाम ही की है। लेकिन हाँ, जिस समय प्यारे लाल बाबू मरे थे उस समय इनका बेटा मुंबई में ही था और उसके कुछ देर के बाद ही वो वहाँ पर आया था। तब फेलुदा को एक और बात याद आती है। जब ये लोग सारे भूल भुलैया से बाहर निकल रहे थे तब काले रंग की गाड़ी में महावीर बाबू वहाँ उतरे थे। महावीर बाबू ने बड़ी अजीब सी नज़रों से बिहारी बाबू को देखा था और उनसे कहा था कि उन्होंने बिहारी बाबू को कहीं देखा तो है, लेकिन उन्हें याद नहीं आ रहा कहाँ देखा है। बिहारी बाबू ने कहा था कि उन्होंने महावीर बाबू को कभी नहीं देखा। वो डॉक्टर श्रीवास्तव से पूछते हैं कि क्या बिहारी बाबू प्यारे लाल को नहीं जानते थे। इस पे डॉक्टर श्रीवास्तव कहते हैं कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है, शायद वो दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हों। उसके बाद फेलुदा तोपशे के साथ हज़रतगंज की तरफ चल देते हैं। उन्हें कुछ ज़रूरी सामान लेना था। हज़रतगंज में वो एक एंटीक शॉप पे जाते हैं। वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी पुरानी ज्वेलरी मिल रही थी, लैम्प शेड्स, सिक्के और कई किताबें भी थीं। फेलुदा वहाँ जाके कई जानकारी इकट्ठा करते हैं कि उनके रेगुलर कस्टमर्स कौन से हैं, क्या प्यारे लाल बाबू उनके यहाँ आया करते थे। तब वो एंटीक शॉप वाला कहता है कि नहीं, प्यारे लाल बाबू के नाम से कोई भी कस्टमर उनके यहाँ कभी भी नहीं आया। फिर वो बताते हैं कि हाँ, बिहारी बाबू जो हैं इस वहाँ जिनके घर में ज़ू बना हुआ है, वो ज़रूर उनके यहाँ कभी कभी आते हैं और उन्हें भी एंटीक सामानों का बहुत शौक़ है। फेलुदा ये बात सुन के चौंक जाते हैं। फिर वो
बिहारी बाबू के घर जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या उनको भी एंटीक सामानों का शौक है। तो वो कहते हैं नहीं, उनको तो कोई एंटीक सामान का शौक नहीं है। वहीं पर उनके ज़ू के बगल में एक कमरा होता है जिस पर ताला पड़ा था। फेलुदा ने पिछली बार भी देखा था कि वो कमरा बंद था। वो पूछते हैं कि इस कमरे के अंदर आखिर क्या है और इसमें उन्होंने ताला क्यों डाल के रखा है। तो वो कहते हैं कि इसमें एक स्टोर रूम है उनका, इसीलिए उन्होंने इस पे ताला डाल के रखा है, ये कमरा कुछ काम नहीं आता। लेकिन जो ताला उस पे पड़ा हुआ था वो बिल्कुल चमक रहा था, बिल्कुल नया ताला था। फेलुदा फिर उनसे पूछते हैं कि अगर ये स्टोर रूम है तो आपने इसका ताला क्यों बदला, एकदम नया ताला लगाया है। तब वो बताते हैं कि हाँ हाँ, यहाँ का ताला बहुत रस्टेड हो गया था, इसीलिए उन्होंने ये ताला बदल दिया। लेकिन फेलुदा को उनके जवाब पर पूरा भरोसा नहीं होता और वो शक की सुई अपने मन में लिए वापस घर लौट आते हैं। बिहारी बाबू के घर से निकलते समय उन्हें उनका नौकर गणेश मिलता है। गणेश बिहारी बाबू का बहुत ही वफादार नौकर था, लेकिन उस दिन गणेश बहुत उदास दिख रहा था। वो फेलुदा बाबू से कहता है कि अब वो ये नौकरी छोड़ रहा है, अब वो यहाँ काम नहीं करेगा। फेलुदा बाबू से पूछते हैं कि आखिर वो क्यों काम छोड़ रहा है, जबकि इतने वर्षों से वह बिहारी बाबू के जानवरों की और उनकी सेवा कर रहा है। तो वो कहता है कि बिहारी बाबू में एक बड़ी कमी है, वो जिस चीज़ के पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं, फिर ये कह के वह चुप हो जाता है। फेलुदा उससे पूछते हैं फिर, कहता है मैंने बहुत कुछ आपको बता दिया, इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। फेलुदा बाबू को के मन में कई लोगों पे शक था। ये सब लेके वह धीरू काका की हवेली पे आ जाते हैं। शाम को बिहारी बाबू उनसे मिलने धीरू काका के घर पे आते हैं और वह डॉक्टर श्रीवास्तव पे बहुत गुस्सा थे। वह कह रहे थे कि डॉक्टर श्रीवास्तव जैसे बेवकूफ़ आदमी के पास वह अंगूठी होनी नहीं चाहिए थी। उसे पता ही नहीं था कि इतनी कीमती अंगूठी को कैसे सहेज के रखा जाता है। ना जाने प्यारे लाल बाबू ने वह अंगूठी डॉक्टर श्रीवास्तव को क्यों दे दी। और जब उन्होंने वह अंगूठी डॉक्टर श्रीवास्तव को दी तब वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। बिल्कुल अकेले में वह अंगूठी उन्हें दी गई। और जब उनकी मौत हुई तब भी वहाँ पे सिर्फ डॉक्टर श्रीवास्तव ही थे। ये बात बड़ी अजीब लगती है। फिर वो कहते हैं कि डॉक्टर श्रीवास्तव एक मामूली से ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हैं। वे किस तरह लखनऊ जैसे शहर में उन्होंने इतना बड़ा घर बनवा रखा है और बड़ी शानो शौकत से रहते हैं। ये सारी बातें सुनकर धीरू काका उनसे कहते हैं कि क्या वो कहना चाहते हैं कि डॉक्टर श्रीवास्तव ने जबरन वह अंगूठी प्यारेलाल बाबू से ले ली थी, या फिर उन्हें वह धमकाते थे और कुछ पैसे वसूलते थे। इस बात पे बिहारी बाबू चुप हो जाते हैं। वो कहते हैं कि आखिर सोचने की बात है, इतनी बहुमूल्य अंगूठी कोई एक डॉक्टर को सिर्फ उसकी पैर की हड्डी ठीक करने के लिए आखिर क्यों देगा। रात को सोते वक्त तोपशे की अचानक आंख खुलती है। उस कमरे में सिर्फ तोपशे और फेलुदा ही सोते थे। तोपशे की आदत थी कि जब भी उसकी रात में नींद खुलती थी, पीछे एक बड़ी सी खिड़की थी जिसमें सरिया लगी हुई थी, उससे बाहर वह चांद तारे देखता था। आज भी आदतन उसने उस खिड़की के बाहर देखना चाहा, लेकिन खिड़की के बाहर जैसे कोई खड़ा था। वह चौंक जाता है, उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। फेलुदा बहुत गहरी नींद में थे। फिर वह देखता है कि जो भी आदमी बाहर खड़ा था उसने धीरे से एक लोहे का डंडा आगे खिड़की के अंदर घुसाया और उस डंडे के आगे एक कपड़ा बंधा हुआ था। वह घबरा के जल्दी से फेलुदा को उठाता है। फेलुदा चौंकते हैं, पीछे पलटते हैं, वह आदमी गायब हो चुका था। लेकिन पान खाने की एक बड़ी अजीब सी गंध उस कमरे में फैल गई थी। फेलुदा कहते हैं ये महक कैसी आ रही है। तब तोपशे उन्हें सारी बातें बताता है। फेलुदा कहते हैं कि हो ना हो उस आदमी ने कपड़े में क्लोरोफॉर्म लगाया हुआ था। वह उन दोनों को बेहोश करके ना जाने क्या करना चाहता था। तोपशे अब और अधिक भयभीत हो जाता है। उसके दिमाग में कई बातें घूमने लगती हैं। आखिर वह साधु कौन था जो बाथरूम में जाके गायब हो गया था? अंगूठी किसने चुराई थी? गेट के बाहर वह काली गाड़ी किसकी खड़ी थी? वह सिगरेट का बट किसने फेंका था? और आज खिड़की के बाहर वो कौन आदमी था? अगले दिन इन सब का प्रोग्राम बनता है रेसिडेंसी जाने का। रास्ते में बिहारी बाबू तोपशे और फेलुदा को रेसिडेंसी के बारे में बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें बताते हैं। रेसिडेंसी में कुछ बच्चे पत्थर से आम तोड़ रहे थे। वहाँ बहुत पेड़ लगे थे, तो बिहारी बाबू उन बच्चों को बहुत तेज़ डांटते हैं। फिर जब अंदर इन लोग एक टूटे हुए अंग्रेज़ के मकान में जाकर
उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे थे, वहाँ कुछ इम्पोर्टेंट देख रहे थे, तभी फेलुदा के कान के बगल से तेजी से एक पत्थर आता है और नीचे गिरता है। फेलुदा पीछे मुड़ते हैं, बिहारी बाबू उनको अपनी तरफ घसीटते हैं। एक और पत्थर उसकी तरफ आता है और 4-5 पत्थर इसी तरह से क्रमबद्ध तरीके से आते रहते हैं। फेलुदा तेजी से बाहर भागते हैं। बिहारी बाबू उनका हाथ पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं, ये पत्थर तुम्हारे लिए नहीं, ये मेरे लिए थे। याद है ना, उन बच्चों को मैंने कस के डांटा था। इसी का बदला लेने के लिए वो लोग पत्थर फेंक रहे थे। फेलुदा बाहर निकलते हैं, तभी उनकी तरफ एक कागज आता है, उसके ऊपर कुछ लिखा होता है। कागज की पुड़िया बना के किसी ने उनकी तरफ फेंकी थी और कागज पे फिर से पान की पीक से लिखा था, सावधान। फेलुदा समझ जाते हैं कि कोई हर जगह उनका पीछा कर रहा है। वो बार बार बिहारी बाबू को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिहारी बाबू एक ही बात कह रहे थे कि वो पत्थर फेलुदा के लिए नहीं थे, वो तो उनके लिए थे। सारे वापस आ जाते हैं, लेकिन अब उनका लखनऊ में और कहीं भी घूमने जाने का मन नहीं होता। अब प्रोग्राम बनता है कि सब मिलके क्यों ना हरिद्वार जाएं। इससे उस अंगूठी की बात से वो बाहर भी आ जाएंगे और सबके लिए थोड़ा सा एटमॉस्फेयर भी चेंज हो जाएगा, और शायद वो आदमी जो लखनऊ में उनका हर जगह पीछा कर रहा है, वो भी उनका पीछा करना छोड़ देगा। तोपशे, फेलुदा, बिहारी बाबू, धीरू काका और तोपशे के पापा सारे मिलके हरिद्वार जाने के लिए स्टेशन पहुंच जाते हैं। स्टेशन पर एक साधु बाबा धीरू काका से मिलते हैं और उनके गले लग जाते हैं। वो धीरू काका के 15 साल पुराने मित्र थे, जिन्होंने वैराग्य धारण कर लिया था। वो उनसे बताते हैं कि कुछ दिन पहले वो धीरू काका से मिलने के लिए उनके घर पे गए थे। आधे घंटे तक वो बैठे भी रहे, लेकिन धीरू काका नहीं आए, तो वो लौट गए। ये बात सुन के फेलुदा चौंक जाता है। फेलुदा को तो पूरा शक था कि वही साधु के भेष में जो आदमी आया था वो चोर था, लेकिन ये जो धीरू काका के दोस्त हैं, ये चोर नहीं हो सकते। इसका मतलब फेलुदा का जो इन्वेस्टिगेशन था वो गलत डायरेक्शन में जा रहा था। फेलुदा ट्रेन के सफ़र में इसी बारे में सोच रहे थे। तभी बिहारी बाबू अपने बैग से एक टेप रिकॉर्डर निकालते हैं और तोपशे से कहते हैं कि वो खिड़की के बाहर देखे और तब इस टेप रिकॉर्डर की आवाज़ सुने, उसे बहुत आनंद आएगा। शाम ढल रही थी, हर तरफ पेड़ ही पेड़ थे। तभी वो टेप रिकॉर्डर प्ले होता है और उसमें से लकड़बग्गे और लोमड़ी की रोने की आवाज़ आती है। तोपशे को ऐसा लगता है कि ये आवाज़ें सामने जंगल से ही आ रही थी। तभी सांप के हिसहिसाने की भी आवाज़ आती है। तोपशे बहुत डर जाता है। उसे लगता है कि सच में ये आवाज़ें लग रहा है कि उसके आसपास से ही आ रही हैं, खास करके सांप की हिस हिस, और वो जो उसका पीछे रैटल लगा होता है उसकी टिकिर टिकिर की आवाज़ जो आ रही थी। बिहारी बाबू बहुत ही अजीब सी हरकतें करते थे। वो अचानक से अपना टेप रिकॉर्डर निकाल लेते थे और उसे बचाने लगते थे, जबकि उनकी ये हरकत किसी को भी पसंद नहीं आती थी। वहीं पे ट्रेन के कंपार्टमेंट में एक साधु बाबा आते हैं और वो उन लोग से कहते हैं कि वो बरेली तक उनके साथ जाना चाहते हैं। हरिद्वार पहुंचने पर इन लोग को एक बड़ा सा सरप्राइज़ मिलता है जब डॉक्टर श्रीवास्तव भी वहां पर पहुंच जाते हैं। वो कहते हैं कि उनका लखनऊ में अकेले मन नहीं लग रहा था और वो भी उस माहौल से बाहर निकलना चाहते थे, इसीलिए वो भी हरिद्वार आ गए। हरिद्वार में एक धर्मशाला के 2 कमरे बुक कर लिए जाते हैं और ये सारे मिलकर उन 2 कमरों में रुक जाते हैं। फेलुदा का मन कुछ बुझा बुझा सा था, क्योंकि उनकी इन्वेस्टिगेशन शायद गलत तरफ जा रही थी। वो हर समय कुछ सोच रहे थे और सोचते सोचते वो तोपशे के साथ नदी किनारे घूमने निकल जाते हैं। वहाँ बैठ के वो अपनी सिगरेट निकालते हैं और माचिस की डिब्बी खोलते हैं सिगरेट जलाने के लिए। जब वो माचिस की डिब्बी खोलते हैं तो सूरज की रोशनी में वो डिब्बी के अंदर से कुछ चमकता है। तोपशे वो देखता है, उसे बिल्कुल लगता है कि वो वही अंगूठी है औरंगजेब वाली। वह फेलुदा का चेहरा देखता है। फेलुदा बिल्कुल तुरंत वह डिब्बी बंद कर लेते हैं और अपनी सिगरेट जलाने लगते हैं। फिर वो कहते हैं कि माचिस में फास्फोरस लगा होता है ना, इसलिए कभी वो सूरज की रोशनी में चमक जाती है। तोपशे इतना भी बेवकूफ़ नहीं था। वो जानता था कि माचिस कभी भी धूप में इस तरह से नहीं चमकती, एक हीरे की तरह। वो लगातार मौका ढूंढने लगता है कि कब वो तो फेलुदा से इस बारे में बात पूछेगा कि क्या वो अंगूठी फेलुदा के पास ही थी। फेलुदा ने आखिर वो अंगूठी क्यों चुरा के अपने पास रखी थी, जबकि सारे उसके लिए इतने परेशान हो रहे थे। दिन भर तोपशे को समय नहीं मिलता, कोई ना कोई फेलुदा के आसपास था। रात को जब वो कमरे में सोने जाते हैं तब तोपशे फेलुदा से पूछता है, वो अंगूठी आपके पास है ना? फेलुदा बोलते हैं कि अब जब तुम्हें मालूम ही पड़ गया है तो छुपाने से कोई फ़ायदा नहीं है।
तो अक्षय कहता है कि क्या वो अंगूठी हमेशा से आपके पास ही थी? फेलुदा कहते हैं कि वो अंगूठी उन्होंने सबसे पहले ही चुरा ली थी, उसी रात जब डॉक्टर श्रीवास्तव वह अंगूठी धीरू काका को दे के गए थे। धीरू काका रात में जब सो रहे थे तब उनकी पैंट खूंटी पे टंगी थी। फेलुदा ने अंगूठी लॉकर खोल के निकाल ली थी और डिब्बी वहीं छोड़ दी थी, जिससे सबको मालूम पड़ जाए कि किसी चोर ने वह अंगूठी चुरा ली है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो चोर अवश्य ही वह अंगूठी चुरा लेता और फिर उस अंगूठी को ढूंढना लगभग नामुमकिन हो जाता। फेलुदा तोपशे से कहते हैं कि उन्होंने इसीलिए ऐसा किया क्योंकि चोर उस अंगूठी को चुराने का प्रयास अवश्य करता और तब वह जान जाते कि आखिर में असली चोर कौन है। तोपशे उनसे पूछता है कि फिर वो साधु की थ्योरी तो बिल्कुल गलत निकली। तो फेलुदा कहते हैं कि नहीं, वो थ्योरी गलत नहीं थी। वो कोई जो बदमाश था, चोर था, वो साधु के वेश में उस दिन चोरी करने ही आया था। लेकिन जब वो लिविंग रूम में गया तब उसने देखा कि वहाँ तो पहले से ही कोई साधु विराजमान है, जो कि धीरू काका के दोस्त थे। तब वो उल्टे पैर तुरंत स्टेशन वापस लौट गया और उसने अपना गेटअप भी जाके वहाँ पर चेंज कर लिया और वो चोरी नहीं कर पाया। फेलुदा तो सो जाते हैं, लेकिन तोपशे को खटपट की हल्की सी आवाज़ पलंग के नीचे से आती ही रहती है। उसे लगता है कि जरूर यहाँ पर धर्मशाला में चूहे बहुत हैं। बगल के रूम में जहाँ बिहारी बाबू सो रहे थे वहाँ से हिस हिस और चटर चटर की आवाज़ आ रही थी, उसी रैटल स्नेक की। वो समझ जाता है कि जरूर बिहारी बाबू को अपने जानवरों की याद आ रही है और उन्हें अजीबो गरीब ढंग से फिर से अपना टेप रिकॉर्डर ऑन कर रखा है। अगले दिन सारे लक्ष्मण झूला देखने के लिए निकल जाते हैं। टैक्सी बिहारी बाबू ने ही बुक की थी। एक टैक्सी में फेलुदा, तोपशे और बिहारी बाबू बैठते हैं और दूसरी टैक्सी में डॉक्टर श्रीवास्तव, धीरू काका और तोपशे के पापा बैठते हैं। जब ये लोग गाड़ी से जा रहे थे और ये बिहारी बाबू अपने जानवरों के बारे में बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें तोपशे को बता रहे थे, तब तोपशे देखता है कि फेलुदा बड़े ध्यान से आगे की तरफ कुछ देख रहे हैं। वो देखता है कि आखिर फेलुदा क्या देख रहे हैं, तो वो देखता है कि वो ड्राइवर को बहुत घूर के देख रहे हैं। तोपशे भी ड्राइवर को बहुत ध्यान से देखने लगता है। ड्राइवर के गले पर एक बड़ा सा कटे का निशान था। वो याद करने लगता है कि आखिर उसने ऐसा कटे का निशान पहले कब देखा था। उसे याद आता है, गणेश गणेश वही नौकर था जो बिहारी बाबू के यहाँ काम करता था और जो उस दिन नौकरी छोड़कर कलकत्ते जाने वाला था। उसने सर पे एक पगड़ी बांध ली थी आज, जिससे कि वो बिल्कुल एक पंजाबी लग रहा था। तो अक्षय सोचने लगता है कि आखिर गणेश वो नौकर जो यहाँ से जा चुका था, उसने पगड़ी पहनकर अपना रूप क्यों बदला हुआ है। अब बिहारी बाबू ने अपने ही नौकर की गाड़ी क्यों बुक की है। तो अक्षय समझ जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। तो अक्षय के पापा की गाड़ी काफ़ी आगे निकल गई थी। ये गाड़ी बहुत धीमी चल रही थी और अचानक से रोड से बाईं तरफ ये गाड़ी जंगल की तरफ मुड़ जाती है। बिहारी बाबू बताते हैं कि जंगल में एक वैरागी साधु रहते हैं, जिन्होंने एक बड़ा सा अजगर सांप पकड़ के उनके लिए रखा है। वो अजगर सांप डिब्बे में बंद है। वो लोग वो सांप डिग्गी में रख लेंगे और तब लक्ष्मण में झूला देखने चलेंगे। इतनी दूर आने पर उनका भी कुछ काम हो जाएगा। फेलुदा बिल्कुल चुपचाप रहते हैं और तोपशे से कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास एक रुमाल होगा। तोपशे यह सुन के चौंक जाता है। तब फेलुदा अपनी पॉकेट से एक रुमाल निकाल के तोपशे की पॉकेट में रख देते हैं। जंगल में गाड़ी चली जा रही थी। जंगल गहरा होता जा रहा था। तभी वहां पर एक लकड़ी का ऊंचा सा बना हुआ घर आता है। ऐसा घर जहाँ पे शायद फॉरेस्ट ऑफिसर्स रहते हैं, लेकिन उस घर में ऐसा लगता नहीं था कि कोई रहता है। गाड़ी वहीं रुक जाती है। बिहारी बाबू बताते हैं कि वो जो वैरागी साधु हैं वो इसी घर में रहते हैं, शायद लकड़ी चुनने के लिए जंगल में गए हैं। क्यों ना उनका थोड़ी देर इंतज़ार कर लिया जाए। सारे अंदर चले जाते हैं। फेलुदा बहुत ही ज़्यादा परेशान लग रहे थे और हर तरफ उनकी चौकन्नी निगाह घूम रही थी। तोपशे के दिल की धड़कनें भी बहुत तेज थीं। ड्राइवर जो था वो भी उनके साथ ऊपर जाता है। अब बिहारी बाबू वहाँ पर फेलुदा से कहते हैं कि वो अंगूठी निकालो। वो अंगूठी तुम्हारे पास ही है ना। फेलुदा कहते हैं आप किस अंगूठी की बात कर रहे हैं। तभी बिहारी बाबू अपना वही टेप रिकॉर्डर निकालते हैं और उसको प्ले कर देते हैं। उसमें तोपशे की आवाज़ थी, जो एक रात पहले बिहारी बाबू ने रिकॉर्ड की थी। वो जो खट खट की आवाज़ तोपशे को पलंग के अंदर से आ रही थी, उसने सोचा था कि वो चूहा है। दरअसल वो टेप रिकॉर्डर के बंद होने की आवाज़ थी। तोपशे उसमें कह रहा था, अंगूठी आपके पास है ना।
अब फेलुदा उसको सारी बातें बता रहे थे। बिहारी बाबू कहते हैं दरअसल वो अंगूठी उन्होंने सालों पहले, लगभग आज से 18-20 साल पहले कलकत्ते में खरीदी थी। तब प्यारे लाल बाबू वहाँ कलकत्ते में उनके दोस्त थे। प्यारे लाल बाबू ने ठगी से वह अंगूठी चुपचाप से उनसे चुरा ली थी और वह भागकर लखनऊ आ 18 साल के बाद जब बिहारी बाबू लखनऊ में आए और प्यारे लाल बाबू से वो मिले, तब उन्होंने अपनी अंगूठी के बारे में उनसे पूछा। उन्होंने तब उनको बताया कि ऐसी कोई अंगूठी के बारे में तो वो जानते ही नहीं हैं। उन्होंने कोई अंगूठी नहीं चुराई। वो साफ इस बात से मुकर गए और उन्होंने हड़बड़ा के जल्दी से वो अंगूठी अपने डॉक्टर श्रीवास्तव को दे दी। इसीलिए डॉक्टर श्रीवास्तव को ऐसा लगा था कि वह उस अंगूठी से छुटकारा पाना चाहते हैं। शायद वो मरने से पहले ये चोरी की हुई अंगूठी अपने पास नहीं रखना चाहते थे। मैंने उनसे कहा भी था कि वो अंगूठी वो मान लें कि उन्होंने चोरी की थी और डॉक्टर श्रीवास्तव से कह दें कि वो अंगूठी उन्हें वापस कर दे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसीलिए फेलुदा अब तुम वो अंगूठी मुझे दे दो, जिससे मेरी सौगात मुझे वापस मिल जाए। फेलुदा ये सब बातें सुनकर बिल्कुल भी नहीं चौंकते, ना ही वह अंगूठी निकालते हैं उन्हें वापस करने के लिए। वो कहते हैं उनसे कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। आपको यह अंगूठी बहुत पसंद थी और यह अंगूठी प्यारे लाल बाबू ने कलकत्ते से ही खरीदी थी और आप उस अंगूठी के पीछे इतने वर्षों से पड़े थे। आप कई बार उनसे वह अंगूठी मांग चुके थे। जब उन्होंने वह अंगूठी नहीं दी और वो लखनऊ आ गए और 18 साल के बाद आप उनसे मिले और आपको मालूम पड़ा कि वो अंगूठी तो उन्होंने एक डॉक्टर को दे दी है, तब आप उनके पास गए थे। उसी दिन जिस दिन उनको दूसरा हार्ट अटैक पड़ा और आप अपने डिब्बे में एक कुछ ले कर गए थे। ये सुनकर बिहारी बाबू के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो कहते हैं ये सब बातें तुम्हें कैसे पता? वो कहते हैं हाँ, वो बड़ी सी मकड़ी, वो काली मकड़ी जो उस दिन आपने पिंजड़े में हमें दिखाई थी, आप डिब्बे में वही मकड़ी लेकर गए थे। प्यारे लाल बाबू बहुत ही कमज़ोर दिल के आदमी थे और उन्हें ऐसे भयानक जानवरों से बहुत डर लगता था। जैसे ही इन्होंने मकड़ी देखी, उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वो मर गए। आपको नहीं पता था कि वो इतना डर जाएंगे कि वो मर ही जाएंगे। और वो डॉक्टर श्रीवास्तव से मरते समय स्पाइडर बोलना चाहते थे, लेकिन डर के मारे उनके मुंह से सिर्फ स्पाई निकल के ही रह गया। यह सुनकर बिहारी बाबू बिल्कुल गुस्से में आ जाते हैं। वह फेलुदा से कहते हैं कि अगर उन्होंने वह अंगूठी उनको नहीं दी तो उसके जान के लाले पड़ सकते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह से प्यारे लाल बाबू मर गए थे। तब वो फेलुदा से बताते हैं कि तुम जिसके पीछे घूम रहे थे कि आखिर वो साधु कौन है, वो पता है कौन था? फेलुदा कहता हाँ, अब मैं जान चुका हूँ वो कौन था। वो तुम्हारा नौकर गणेश था। हर जगह तुम उसे वो अंगूठी चोरी करने के लिए भेज रहे थे। तुमने ही उस रात कमरे के बाहर भेजा था गणेश को, जिसने डंडे में क्लोरोफॉर्म लगाया था। वो हमें बेहोश करके मेरे कमरे की तलाशी लेना चाह रहा था। तुम हर समय परेशान थे कि आखिर वह अंगूठी कहाँ गई। तुम उस अंगूठी को किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहते थे। वो तो जब हम लोगों ने कटे का निशान देखा तो हम समझ गए कि ये वही आदमी है जो हर जगह हमारा पीछा करता था, जो कागज़ पे अपने पान की थूक से लिख लिख के हमें सावधान होने को कहता था। तभी गणेश बिहारी बाबू का इशारा पाके एक लकड़ी का डिब्बा गाड़ी से निकाल के लाता है। उस डिब्बे के अंदर से हिस हिस और रैटल की आवाज़ आ रही थी। तोपशे का खून सूख जाता है। वह समझ जाता है कि वह हिस हिस की आवाज़ टेप रिकॉर्डर से नहीं आती थी, बल्कि डिब्बे में तो वो सांप था, वही रैटल स्नेक, वो जहरीला सांप बिहारी बाबू ट्रेन में अपने साथ लेकर आए थे और अब वो डिब्बा खोलकर दोनों को मार डालेंगे। बिहारी बाबू वहाँ खड़े होकर हंसने लगते हैं। तभी तोपशे तेजी से अपने पॉकेट से वह कोलगेट का डिब्बा निकालता है। उसके अंदर काली मिर्च का पाउडर था। वह पाउडर दोनों की आंखों में झोंक देता है, लेकिन गणेश बहुत तेज था। वो उस कमरे से बाहर भागते समय दरवाज़ा बाहर से बंद कर देता है। तोपशे और फेलुदा उस कमरे के अंदर ही फंसे रह जाते हैं। सांप अपना फन काढ़ के उनके सामने आ जाता है और रेंगते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगता है। तोपशे को ऐसा लगता है कि उसके सामने सब कुछ धुंधला होता जा रहा है और उसके ऊपर बेहोशी आती जा रही है। फेलुदा किसी तरह एक बेंच के ऊपर तोपशे को चढ़ा देते हैं और खुद भी उस पर खड़े हो जाते हैं, लेकिन उनका बचना मुश्किल था। तभी बहुत तेज़ से धमाके की आवाज़ होती है और ऐसा लगता है कि घर के ऊपर बिजली गिर गई और देखते ही देखते वहाँ गन पाउडर की महक भर जाती है और सांप के छिथड़े उड़ जाते हैं। फेलुदा समझ नहीं पाते कि आखिर उनकी मदद के लिए कौन आ गया, किसने उसकी जान बचाई है। ये सारे घबरा के बाहर भागते हैं। बाहर 2 गाड़ियां खड़ी थीं।
एक गाड़ी में से पुलिस आई थी जिसने बिहारी बाबू और गणेश को गिरफ्तार कर लिया था, और दूसरी गाड़ी में थे महावीर बाबू। वही महावीर बाबू जो प्यारे लाल के बेटे थे, जो 4 साल मिलिट्री में रह चुके थे, जो कि शार्प शूटिंग में अवार्ड ले चुके थे। उन्होंने हंसते हुए फेलुदा से कहा, देखा मेरा निशाना कितना अच्छा है। दूसरी गाड़ी में थे तोपशे के पापा, धीरू काका और डॉक्टर श्रीवास्तव। सब अचंभित होकर ये सारा कुछ होते हुए देख रहे थे। डॉक्टर श्रीवास्तव समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर बिहारी बाबू किस कदर उस अंगूठी के पीछे पागल हो चुके थे। महावीर बाबू तोपशे को बताते हैं कि उन्हें तो उसी दिन से बिहारी बाबू पर शक हो गया था जिस दिन भूल भुलैया के बाहर वो बिहारी बाबू से मिले थे। उस दिन से वो कोशिश कर रहे थे यह जानने की आखिर बिहारी बाबू को उन्होंने कहाँ देखा था। तब उन्हें 20 साल पहले कलकत्ते के वो दिन याद आते हैं जब ये छोटे बच्चे हुआ करते थे। तब बिहारी बाबू अक्सर उनके पापा प्यारे लाल से मिलने आते थे और बार बार वो औरंगज़ेब की अंगूठी उनसे मांगा करते थे। प्यारे लाल बाबू वो अंगूठी किसी भी कीमत पे बिहारी बाबू को देना नहीं चाहते थे। जैसे ही महावीर बाबू को यह बात याद आती है, वो समझ जाते हैं कि तोपशे की जान खतरे में है। वो साधु का बेश धर के ट्रेन में चढ़े थे और बरेली तक इनके साथ आए थे। वो एक एक्टर भी थे, उन्होंने अपनी एक्टिंग की कला बखूबी दिखाई थी। वो ज्योतिषाचार्य जो उनके कमरे में आए थे जब ये लोग हरिद्वार में रुके हुए थे, वो कोई नहीं और बल्कि पुलिस इंस्पेक्टर थे। पुलिस इंस्पेक्टर भी इन लोग के साथ आए थे और यहाँ पर अपनी पूरी टीम लेकर इन लोग को गिरफ्तार करने के लिए आ गए थे। तोपशे को फेलुदा गले से लगा लेते हैं। तोपशे बहुत डरा हुआ था। उससे तो लगा था कि आज उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। इस तरह से ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। फेलुदा वह अंगूठी निकाल के अंततः डॉक्टर श्रीवास्तव को दे देते हैं और डॉक्टर श्रीवास्तव वह अंगूठी संभाल कर अपने पास रख लेते हैं। इस तरह से ये कहानी खुशी खुशी ख़त्म हो जाती है। बुरे काम वाले को उसके कर का फल मिल जाता है। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मुझे मोटिवेटेड रखने के लिए इस कहानी को एक लाइक ज़रूर दें। अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप मुझे कू ऐप पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय फॉर नाउ।